आज का हमारा जो टॉपिक है जेनेटिक्स में वो चल रहा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में या गुणसूत्रीय विपतन के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता क्या है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का मतलब है गुणसूत्रों में उपस्थित जीनों की संख्या या जीनों के अनुक्रम में परिवर्तन है वो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या गुणसूत्रीय विपतन कहलाता है। गुणसूत्रीय विपतन है वो कहलाता है। हम ये बात करते हैं कि गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं, उन जीनों की संख्या में परिवर्तन हो या जीनों के अनुक्रम में बदलाव हो तो इसे हम कहते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है वो कहा जाता है। गुणसूत्रीय जो उत्परिवर्तन है वो दो प्रकार का है। पहला है संख्यात्मक परिवर्तन या इसका दूसरा नाम होता है बहुगुणिता। क्या बोलते हैं इसे? बहुगुणिता। अब हम बात करते हैं कि बहुगुणिता या गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन क्या होता है। इसमें उत्परिवर्तन के कारण गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी, तीन गुनी या बहुगुनी हो जाती है और इसे गुणसूत्र उत्परिवर्तन या पॉलीप्लाइडी भी कहा जाता है। पॉलीप्लाइडी को हम बोलते हैं बहुगुणिता बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है इसमें गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी, तीन गुनी या बहुगुनी है वो हो जाती है। ये दो प्रकार की होती है। सबसे पहला आता है सुगुणिता। सुगुणिता में क्या होता है? गुणसूत्रों के समुच्चय में वृद्धि या कमी होती है। गुणसूत्रों के समुच्चय में क्या होती है? कमी या वृद्धि होती है। जैसे एक समुच्चय की कमी हुई 2n - n बराबर n, इसे मोनोप्लाइडी बोलेंगे। गुणसूत्र के समुच्चय में वृद्धि 2n + n, इसे 3n बोलेंगे। इसी प्रकार 2n + 2n बराबर हो जाएगा 4n। क्या हो जाएगा? 4n हो जाएगा। इस प्रकार से गुणसूत्रों की जो वृद्धि है वो होती रहेगी। 5nf 6n 7n 8n 7n तक है वो गुणसूत्र है वो हो सकते हैं। यानी 5n 2n गुणसूत्र हैं और 5n है वो इसमें जुड़े जाएंगे। सुगुणिता है वो दो प्रकार की है, सब बहुगुणिता और पर बहुगुणिता। पहला आता है सब बहुगुणिता। इसमें क्या होता है? एक ही पौधे के गुणसूत्रों के समुच्चय में वृद्धि होती है। एक ही पौधे के गुणसूत्रों के समुच्चय में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं सब बहुगुणिता। यानी एक ही पौधे का मतलब है जैसे गेहूं की एक किस्म है उसमें गुणसूत्रों की संख्या है वो बदल गई। जैसे राई का पादप है उसमें गुणसूत्रों की संख्या है उसमें वृद्धि होगी, जिसे हम बोलेंगे सब बहुगुणिता। दूसरा आता है पर बहुगुणिता। पर बहुगुणिता क्या होता है? इसमें पौधे में संकरण से प्राप्त संकर पौधों में गुणसूत्रों के समुच्चय में वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या होता है? जो हाइब्रिड संकर किस्म हम तैयार करते हैं उसमें क्या होता है? गुणसूत्रों के समुच्चय में वृद्धि हो जाती है। पर बहुगुणिता का हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल है हमारा, जैसे हम पढ़ते हैं रेफेनस सेटाइवम, मूली का जो नेम होता है बॉटनिकल रेफेनस सेटाइवम। रेफेनस सेटाइवम किसका नाम है? मूली का नाम है। इसमें 2n बराबर है 18। 2n बराबर गुणसूत्र है 18। दूसरा है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का जो नाम है वो है ब्रेसिका ओलेरेसिया। बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया। अब इसमें जो 2n है वो है 18। कितने हैं? 2n बराबर 18। इसमें भी 2n बराबर 18 और इसमें भी 2n बराबर कितने हैं? 18 हैं। अब क्या होगा? इसके द्वारा जो नया पादप है वो तैयार करेंगे वो होगा रेफेनोब्रेसिका। रेफेनोब्रेसिका पादप। कौन सा पादप होगा? रेफेनस ब्रेसिका पादप। इसमें 2n बराबर होंगे 18। 2n बराबर कितने होंगे? 18 होंगे। इन्हें कोल्चिसिन उपचार, इसे हम करेंगे कोल्चिसिन उपचार करेंगे तो इसमें जो नया पादप बनेगा ये पादप होगा रेफेनोब्रेसिका। ये नाम होगा रेफेनोब्रेसिका और इसमें होंगे 4n
4n बराबर 36, यानी गुणसूत्र हो जाएंगे इसमें 36, और ये फर्टाइल पादप होगा, फर्टाइल प्लांट। ये जो पादप है ये होगा स्टेटाइल प्लांट होगा, बंदे पादप है ये। देखो मूली का नाम है रेफिनस सेटाइयम, 2n बराबर 18। पत्ता गोभी है ब्रेसिका ओलेरिसिया, 2n बराबर 18। दोनों में संकरण करवाया, रेफिनो ब्रेसिका स्टेटाइल पादप या बंदे पादप का निर्माण हुआ, 2n बराबर 18 गुणसूत्र है। कोल्चिसिन से उपचार करवाया तो रेफिनो ब्रेसिका पादप प्राप्त हुआ, 4n बराबर हो गए 36। फर्टाइल प्लांट है, फर्टाइल प्लांट का मतलब है इसके द्वारा नए पादप का निर्माण है वो किया जा सकता है। गेहूं तथा राई के संकरण से ट्रिटिकेल नामक मानव निर्मित पहली पर बहुगुणित फसल है वो तैयार की गई। गेहूं व राई के संकरण से एक किस्म प्राप्त हुई जिसका नाम है ट्रिटिकेल। क्या नाम है उसका? ट्रिटिकेल किस्म है वो प्राप्त की गई। ये पहली बहुगुणित किस्म है। इसके बाद में हम बात करते हैं, पहला पॉइंट हो गया हमारा सुगुणिता। क्या हो गया? सुगुणिता पहला पॉइंट है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है वो आता है असुगुणिता पॉइंट आता है। क्या है? गुणसूत्रों के समुच्चय में गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि होना, यानी गुणसूत्रों के समुच्चय में कमी या वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? असगुणिता कहलाता है। इसे असगुणिता का रीजन होता है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्र के जोड़े हैं वो पृथक नहीं होते, जिसके कारण से गुणसूत्रों की जो संख्या है उस जोड़े का पृथक्करण नहीं होता और गुणसूत्रों की कमी या अधिकता है वो हो जाती है। जैसे मैं बात करता हूं, पहला गुणसूत्रों के समुच्चय में कमी। गुणसूत्रों के समुच्चय में कमी होना, गुणसूत्रों के समुच्चय में कमी होना। इसे मैं लिखता हूं 2n - n बराबर कितना बचा? n गुणसूत्र हो गए। इस कंडीशन का नाम होगा मोनोसोमी। क्या नाम होगा इसका? मोनोसोमी। इस कंडीशन को हम बोलेंगे मोनोसोमी बोलेंगे। इसी प्रकार दूसरा इसका आता है वृद्धि होना, गुणसूत्रों के समुच्चय में वृद्धि होना। तो मैं लिखता हूं गुणसूत्रों के समुच्चय में वृद्धि होना, गुणसूत्रों के समुच्चय में वृद्धि होना। इसका उदाहरण मैंने लिखा जैसे 2n+1 ये होता है ट्राइसोमी। क्या होता है? ट्राइसोमी कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्राइसोमी है वो कंडीशन है वो कहलाती है। इस प्रकार से गुणसूत्रों में संख्यात्मक उत्परिवर्तन है वो पाया जाता है। अब हम इसका दूसरा जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे, गुणसूत्रों में संरचनात्मक। गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन, गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब क्या है? इसमें उत्परिवर्तन के कारण गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होता है। गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होता है। ये निम्न प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार इसका आता है वो आता है विलोपन। क्या आता है? विलोपन। विलोपन का मतलब होता है कि किसी गुणसूत्र के समुच्चय का हटना या अलग होना क्या कहलाता है? विलोपन कहलाता है। जिसका मैं एक उदाहरण लेता हूं छोटा सा। जैसे मान लीजिए ये कोई क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, इसकी ये 2 भुजाएं हैं और इनमें क्रम है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्रम है वो पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? ये क्रम है वो पाया जा रहा है। अब क्या हो गया? अब यहां देखो इसमें क्या हुआ है? गुणसूत्र के किसी खंड का टूटकर विलुप्त हो जाना क्या कहलाता है? विलोपन कहलाता है। जैसे मैं यहाँ कहता हूँ, यहाँ इसका जो सिरे हैं, सिरों से विलोप हो, जैसे मान लीजिए यहाँ कंडीशन हो गई 3 4, फिर आ गई अगली कंडीशन 5 6 7 8। पहला विलोपन ये हुआ और दूसरा विलोपन है वो इस प्रकार से हो गया। जैसे मैंने लिखा 1 2, फिर कंडीशन आई आगे, वही कंडीशन है
5 6 7 8। अब यहाँ पे दो कंडीशन है विलोपन में, देखो पहली का यहाँ हमें जीनों का क्रम दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या हुआ, इसका जो पहला और दूसरा जीन है उसका विलोप हो गया, इससे गुणसूत्र खंड का विलोप हो गया। तो यहाँ गुणसूत्र खंड का विलोप है वो सिरों से हो रहा है। कहां से हो रहा है? सिरों से विलोप हो रहा है यहाँ से। तो विलोप सिरों से होता है तो इस विलोपन को हम बोलते हैं अंतस्थ विलोपन। तो इस विलोपन का नाम है अंतस्थ विलोपन। दूसरा जो विलोपन होता है, जब विलोपन है वो मध्य से होता है, जैसे 3 और 4 खंड है, यहाँ 3 और 4 खंड नहीं है, 3 और 4 खंड नहीं है, तो इस विलोपन का नाम होगा अंतराली विलोपन। अंतराली का मतलब है बीच में से, बीच में से, यानी विलोपन जो होता है उसका मतलब है गुणसूत्र के किसी खंड का टूटकर, गुणसूत्र के किसी खंड का टूटकर विलोप हो जाना क्या कहलाता है? विलोपन कहलाता है। और गुणसूत्र पर उस खंड पर उपस्थित जीन की कमी हो जाती है। जैसे मैंने माना कि इस गुणसूत्र पर 1 से लेकर 8 तक जीन है, पहले में देखो पहला और दूसरा जो जीन है उसका विलोप हो गया, तो विलोप कहां से हुआ है? सिरों से हुआ है, सिरों से हुआ है तो इसका नाम होगा अंतस्थ। दूसरा है जब विलोप है वो मध्य से होता है, देखो ये 3 और 4 का विलोप हो गया है यहाँ पे, तो इस विलोपन का नाम होगा अंतराली। अंतराली विलोपन है वो कहा जाता है। इसका जो उदाहरण मैंने बताया था क्राइटूचेट सिंड्रोम, इसका एग्जांपल है इंपॉर्टेंट विलोपन का क्राइटूचेट सिंड्रोम। इस रोग के कारण क्या होता है, जो बच्चा है वो बिल्ली की तरह आवाज करके रोता है, ये रोग होता है विलोपन। और ये 5वें गुणसूत्र की एक छोटी भुजा के टूटने के कारण से क्राइटूचेट सिंड्रोम है वो रोग उत्पन्न होता है। अब इसमें हम दूसरा पढ़ेंगे स्थानांतरण, स्थानांतरण विलोपन। अब देखो स्थानांतरण क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन के बारे में मैं वो अध्ययन करेंगे। ट्रांसलोकेशन का मतलब है किसी गुणसूत्र के एक भाग का टूटकर किसी दूसरे असमजात गुणसूत्र पर या उसी गुणसूत्र के दूसरे सिरे पर जुड़ जाए तो इसे स्थानांतरण कहते हैं। अब होता है ट्रांसलोकेशन है वो 3 प्रकार का है स्थानांतरण है। पहला है वो कहलाता है सामान्य, सामान्य स्थानांतरण, सामान्य स्थानांतरण। इसका हमने एक उदाहरण लिया, जैसे एक क्रोमोसोम है, इसमें जीनों का क्रम है वो आपको दिया 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया हुआ है। दूसरा गुणसूत्र है वो आपको दिया है ए बी सी डी ई एफ जी तक दिया है, क्रम कहाँ तक दिया है? जी तक दिया है। अब क्या हुआ, इसमें जो 1 से लेके 4 तक खंड है वो टूट गया, ये टूट गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 खंड है वो टूट के अलग हो गया। अब ये जो नया गुणसूत्र है वो यहाँ बन रहा है ना, वो बन रहा है ए बी सी डी ई एफ जी, ई एफ जी, जी तक बन गए। और यहाँ इसके लास्ट में जुड़ गया 5 6 7, 5 6 और 7 है वो यहाँ पे इसके जुड़ गया। यानी यहाँ भाग है गुणसूत्र का टूटा हुआ भाग दूसरे असमजात गुणसूत्र के अंतः सिरे पर जुड़ता है। अंतः सिरे का मतलब होता है किनारे पर जुड़ता है, तो इसे हम बोलते हैं सामान्य स्थानांतरण है वो कहते हैं। अब इसके बाद में दूसरा जो प्रकार है वो आता है अंतर्वेशी। दूसरा प्रकार आता है अंतर्वेशी स्थानांतरण, अंतर्वेशी स्थानांतरण। अंतर्वेशी का एक उदाहरण लेते हैं, ये गुणसूत्र दिया है, इसमें जीनों का क्रम है 1 2 3 4 5 और 6। दूसरा दिया हुआ है क्रम है वो आपको दिया ए बी सी डी से लेकर एफ, ए बी सी डी ई एफ तक दिया हुआ है। अब क्या हुआ, यहां से क्रोमोसोम टूट गए, 1 2 3 और 4 टूट गए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ मैंने क्रम लिखा ए बी सी डी, ए बी सी डी, और यहां जुड़ गया 5 6 और ई और एफ, ई और एफ।
यहाँ देखो ये जो टूटा हुआ खंड है वो कहाँ पे जुड़ा है, मध्य में जुड़ा है, तो इसका नाम हो गया अंतर्वेशी स्थानांतरण यानी अंतराली। क्या है अंतराली, यानी बीच में टूटा हुआ खंड है जब कहाँ जुड़ता है, बीच में जुड़ता है, तो इसे हम बोलते हैं अंतर्वेशी। और लास्ट का आता है पारस्परिक स्थानांतरण। क्या आता है, पारस्परिक स्थानांतरण। पारस्परिक स्थानांतरण का हम एक उदाहरण लेते हैं, 1 से 6 ये जीनों का क्रम है, 1 2 3 4 5 और 6, ये जीनों का क्रम आपको दिया है, A B C D E और F, 2 क्रोमोसोम दिए और ये इनमें जीनों का क्रम है वो दिया हुआ है। दोनों के खंड इस प्रकार टूटते हैं, 1 2 3 4 और ये जुड़ गया E और F जुड़ गया, E और F यहाँ जुड़ गया, टूटा हुआ जो बाकी का भाग है A B C D और क्या बच गया 5 और 6। पारस्परिक स्थानांतरण का मतलब है इसका 5वां और 6ठा भाग यहाँ, इसका E और F भाग है वो यहाँ जुड़ गया, तो इसे हम बोलते हैं पारस्परिक स्थानांतरण। यानी कहने का मतलब है गुणसूत्रीय खंडों का समजात गुणसूत्रों के मध्य आदान प्रदान है वो होता है पारस्परिक स्थानांतरण है, वो कहलाता है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे तीसरा प्रतिलोपन। क्या पढ़ेंगे, प्रतिलोपन स्थानांतरण। गुणसूत्र में किसी खंड का टूटकर पुनः उसी गुणसूत्र पर उल्टे क्रम में जुड़ जाना क्या कहलाता है, प्रतिलोपन स्थानांतरण है वो कहलाता है। यानी कहने का मतलब है उल्टे क्रम में जुड़ जाने का मतलब क्या है, कोई गुणसूत्र है वो टूट गया, टूटने का मतलब है जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे खंड है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब यहां से कोई गुणसूत्र खंड है वो टूट गया और वो खंड है वो उल्टे क्रम में जुड़ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 2 7 8 यहाँ जुड़ गया 5 6 3 और 4, तो इसे हम कहते हैं प्रतिलोपन। अब इसके बाद में अगला जो लास्ट चौथा पॉइंट आता है उसे हम कहते हैं द्विगुणन। क्या बोलते हैं, द्विगुणन। अब द्विगुणन में क्या होता है, देखो गुणसूत्र पर किसी खंड का 2 बार उपस्थित होना द्विगुणन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको एक क्रम दिया हुआ है गुणसूत्रों का और वो क्रम है 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4 ये क्रम है वो आपको दिया हुआ है, और नीचे है वो क्रम आपको दिया हुआ है जैसे 5 6 7 8, और यहाँ यही क्रम है दोबारा 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, गुणसूत्र पर किसी खंड का 2 बार उपस्थित होना क्या कहलाता है, द्विगुणन या डुप्लीकेशन कहलाता है। यदि इस खंड में कोई अप्रभावी जीन उपस्थित हो तो वो समयुग्मनजी स्थिति बन जाती है। यदि ये जीन अप्रभावी किंतु घातक है तो समयुग्मनजी स्थिति के कारण जीव की मृत्यु हो जाती है। किसके कारण, लेथल इफेक्ट के कारण, लेथल इफेक्ट के कारण है वो जीव की डेथ हो जाती है। यानी जो घातक जीन है वो समयुग्मनजी स्थिति में अपने प्रभाव को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समयुग्मनजी जैसे मान लीजिए दोनों मैंने कैपिटल Y लिखा तो ये समयुग्मनजी स्थिति है प्रभावी, जैसे मैंने दोनों स्मॉल y लिखा तो ये समयुग्मनजी अप्रभावी अवस्था है। इन दोनों अवस्थाओं में क्या है, घातक स्थिति बनती है, लेथल इफेक्ट है, और घातक जीन के कारण से जीव की क्या हो सकती है, डेथ है वो हो सकती है। यानी द्विगुणन है उसके कारण जीव की मृत्यु है वो हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं लेथल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक था क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हमने अध्ययन किया कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है वो कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से ये उत्परिवर्तन होता है। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कूट के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि आनुवांशिक कूट है वो शब्द किसने दिया, आनुवांशिक कूट है वो कितने होते हैं, किस प्रकार से उनकी सारणी बनाई जाती है, उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
ओके बाय।